द हिस्ट्री में आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में। इस कड़ी में सबसे पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानने से पहले हम तक्षशिला नगर के बारे में जान लेते हैं। वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है कि दशरथ पुत्र भरत ने अपने नाना कैकेय नरेश अश्वपथ की सहायता से गंधार देश को जीता और अपने दो पुत्रों तक्ष और पुष्कल को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। गंधर्व देश सिंधु नदी के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर स्थित था। पूर्वी किनारे पर तक्ष ने अपनी राजधानी तक्षशिला तथा पश्चिमी किनारे पर पुष्कल ने अपनी राजधानी पुष्कलावती का निर्माण किया। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने यहाँ पर कुछ दिनों तक शासन किया तथा जन्मेजय ने यहाँ पर नाग यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा पुक्कुसादी था। अब बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। गौतम बुद्ध के समय तक यह मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। बौद्ध जातक ग्रंथों के अनुसार काशी, राजगृह, मिथिला और उज्जैनी जैसे दूर दराज के नगरों से भी विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या का महान केंद्र था। यही कारण था कि यहाँ अनेक देशों के राजकुमार शस्त्र विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ से शिक्षा प्राप्त प्रमुख व्यक्तियों में चाणक्य, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि, कौशल नरेश प्रसेनजित, मल्ल सरदार बंधुल तथा महान शल्य चिकित्सक जीवक का नाम आता है। यहाँ के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्त विद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, संगीत तथा नृत्य आदि सम्मिलित थे। अगला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। वर्तमान बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप यह विश्वविद्यालय स्थित था। यह विश्वविद्यालय अनेक बौद्ध विहारों का एक समूह था जो आगे चलकर के शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ। सर्वप्रथम गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ पर एक बौद्ध विहार की स्थापना की। उसके बाद उसके पुत्र बुद्धगुप्त ने अपने पिता के कार्य को जारी रखते हुए इसके दक्षिण में एक दूसरा विहार बनवाया। इसके बाद तथागत गुप्त ने पूरब में एक विहार का निर्माण कराया तथा नरसिंहगुप्त वालादित्य ने पूर्वोत्तर दिशा की ओर एक अन्य विहार बनवाया। तत्पश्चात उसके पुत्र वज्र ने इस विहार के पश्चिम की ओर एक विहार का निर्माण किया। इसके बाद हर्ष के समय में यहाँ पर एक विहार का निर्माण करवा करके इसे चारों तरफ से एक चार दीवारी से घेर दिया गया और हर्ष काल आते आते नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुका था। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ का विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबे तथा आधा मील चौड़े क्षेत्र में स्थित था। भवन, स्तूप एवं विहार वैज्ञानिक योजना के आधार पर बनाए गए थे। विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे तथा व्याख्यान के लिए 300 छोटे कमरे बने हुए थे। महान चीन यात्री ह्वेनसांग की जीवनी लिखने वाला वी ली यहाँ के भवनों का अत्यंत रोचक विवरण प्रस्तुत करता है। सम्राट हर्षवर्धन के समय में नालंदा को भरपूर राजकीय संरक्षण मिला और हर्ष ने 100 गांवों की आय नालंदा के खर्च के लिए प्रदान किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल भारत के कोने कोने से अपितु चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। वी यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या 10,000 तक बताता है। यद्यपि नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तथापि यहाँ अन्य अनेक विषयों की शिक्षा भी समुचित रूप से प्रदान की जाती थी। पाठ्यक्रम में महायान तथा बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों के ग्रंथों के अतिरिक्त वेद, हेतु विद्या, शब्द विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या, सांख्य दर्शन के ग्रंथों आदि की शिक्षा व्याख्यानों के माध्यम से प्रदान की जाती थी। विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वान प्रतिदिन सैकड़ों व्याख्यान देते थे, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थित होना अनिवार्य होता था। ह्वेनसांग, जिसने स्वयं 18 महीने नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके शिक्षा ग्रहण की थी, उसके यात्रा विवरण से पता चलता है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उच्च कोटि के विद्वान निवास किया करते थे।
हुएनसांग के समय शीलभद्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे। हुएनसांग उन्हें धर्म एवं सत्य का भंडार कहता है। यहाँ के अन्य विद्वानों में धर्मपाल, जो शीलभद्र के गुरु एवं उनके पूर्वगामी कुलपति थे, चंद्रपाल, गुणमति, विस्थरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचंद्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय स्थित था जिसका नाम धर्मगंज था। यह 3 भवनों रत्नसागर, रत्नोदधि तथा रत्नरंजक में स्थित था। इस पुस्तकालय में ग्रंथों का विशाल संग्रह तथा प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया था। यहाँ रहकर के इत्सिंग ने 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृत का प्रचार किया। 8वीं सदी से नालंदा के विद्वान तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ जाने लगे थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारकों में सर्वप्रथम नाम चंद्रगोविंद का आता है। नालंदा के दूसरे बौद्ध विद्वान शांतिरक्षित 8वीं सदी के मध्य में तिब्बत नरेश के निमंत्रण पर वहां गए तथा बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। उन्हीं के निर्देशन में प्रथम तिब्बती बौद्ध मठ का निर्माण तिब्बत में कराया गया। इस मठ में अध्यक्ष के रूप में जीवन पर्यंत रहते हुए शांतिरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। हर्ष के बाद लगभग 12वीं शताब्दी तक इसकी ख्याति बनी रही। 9वीं शताब्दी में इसकी ख्याति से प्रभावित होकर के जावा एवं सुमात्रा के शासक बलपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ का निर्माण कराया तथा इसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाए थे। 11वीं सदी से पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आकांता बख्तियार खिलजी ने इसे किले के भ्रम में नष्ट कर दिया और यहाँ के पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। इस प्रकार एक महान विश्वविद्यालय का दुखद अंत हो गया।